हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं हम लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं लूसेंट पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव सामान्य ज्ञान। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 तक को हम लोग कवर कर लिए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 11 को कवर करेंगे, जो है प्राचीन भारत का विविध। और प्राचीन भारत के विविध के साथ आपका प्राचीन भारत के जितने भी चैप्टर थे वो सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे। और अगले वीडियो से हम लोग जो है प्राचीन भारत के बाद यानी कि मध्यकालीन भारत स्टार्ट करेंगे। और उसमें मध्यकालीन भारत में जितने भी चैप्टर हैं उन सारे चैप्टर को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए आज शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से और देखते हैं कि इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं और आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो विदेशी यात्री जिन्होंने भारत का दौरा सबसे पहले किया था वो कौन था? वो था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज वो थे जिन्होंने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। अगर आपसे पूछे कि मेगास्थनीज ने भारत का दौरा कब किया था, ये याद रखिए कि 302 ईसा पूर्व। कब किया था? 302 ईसा पूर्व में मेगास्थनीज ने भारत की यात्रा की थी। अगर आप हैंनसांग की बात करें, अगर पूछा जाए कि हैंनसांग ने किसके शासनकाल में भारत का यात्रा किया था, तो हैंनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में, किसके? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत का यात्रा किया था। और कब किया था? इन्होंने किया था 630 से लेकर के 645 ईस्वी तक। किसी को माना जाता है कि इन्होंने इसी समय काल में भारत की यात्रा की थी। अगर फाहियान की बात करें तो फाहियान ने जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत का यात्रा किया था। किसके का शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अगर ईस्वी पूछा जाए तो ईस्वी याद रखिएगा 405 ईस्वी को इन्होंने भारत की यात्रा किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन केंद्र नहीं था? प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो तक्षशिला जो है विद्या का केंद्र था। विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है ये भी शिक्षा का केंद्र था। नालंदा जो बिहार में है ये भी शिक्षा का केंद्र था। लेकिन कौशाम्बी जो था, कौशाम्बी जो है वो शिक्षा का केंद्र नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। शून्य की खोज किसने की? शून्य की खोज किसने की? तो शून्य की खोज किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था आर्यभट्ट के द्वारा। आर्यभट्ट के द्वारा ही शून्य की खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4। महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में प्रयोग में लाए जाते थे। महापाषाण संस्कृति जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचय कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो क्या उपयोग में लाए जाते थे? तो बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ। क्या हो जाएगा? बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियों से परिचय कराता है। कब? महापाषाण संस्कृति जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। किस पुस्तक का 15 भारतीय व 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? किस पुस्तक का 15 भारतीय व 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो वो कौन सा पुस्तक है जिसका कि 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पंचतंत्र। क्या हो जाएगा? पंचतंत्र वो भारतीय पुस्तक है जिसका कि 15 भारतीय व 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 6। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो ये होता है कि सिक्कों और धातुओं का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है, सिक्कों और धातुओं का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहते हैं हम लोग न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक है, क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7।
हितोपदेश के लेखक हैं। हितोपदेश के लेखक है, तो हितोपदेश के लेखक कौन है? तो हितोपदेश के लेखक हो जाएंगे नारायण पंडित। कौन हो जाएंगे? नारायण पंडित जो है वो हितोपदेश के लेखक हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? तो नाट्य शास्त्र की रचना किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था भरत मुनि के द्वारा। किसके द्वारा? भरत मुनि के द्वारा ही नाट्य शास्त्र की रचना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, तो विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का आरंभ किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता कि शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था, तो शक संवत का प्रारंभ हुआ था 78 ईस्वी में। कब हुआ था? 78 ईस्वी में शक संवत का प्रारंभ हुआ था और विक्रम संवत हुआ था 58 ईसा पूर्व में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर हो जाएगा कंबोडिया में। कहाँ पे स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। तो उस समय आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या हुआ करते थे? वो हुआ करते थे शिकार। पूरा पाषाण काल में आदि मानव का मनोरंजन का जो साधन हुआ करते थे वो था शिकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? ये कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। किसको? ताम्रपाषाण युग को ही चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, स्वप्न वासदत्ता का लेखक है। स्वप्न वासदत्ता के लेखक हैं। स्वप्न वासदत्ता के लेखक कौन है? तो स्वप्न वासदत्ता के लेखक हो जाएंगे भास। कौन हो जाएंगे? भास जो है वही स्वप्न वासदत्ता के लेखक हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध दर्शन और रसायन विज्ञान। तो किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे मिलिंद पन्हु। क्या हो जाएंगे? मिलिंद पन्हु। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, आधुनिक मानव के हाल के पूर्वज हैं। आधुनिक मानव के हाल के पूर्वज हैं। तो आधुनिक मानव के हाल के पूर्वज कौन थे? तो वो हो जाएंगे क्रो मैग्नन मनुष्य। कौन हो जाएंगे? क्रो मैग्नन मनुष्य जो है आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो ये होती है अरिकमेडु। क्या आ जाएगा? अरिकमेडु की खुदाई से ही ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना प्राप्त होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। तो आधुनिक जो है देवनागरी लिपि उसका प्राचीनतम रूप क्या हो जाएगा? तो उसका प्राचीनतम रूप हो जाएगा ब्राह्मी। क्या हो जाएगा? ब्राह्मी जो है वो आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो मानव द्वारा जो उपयोग किया गया था सर्वप्रथम अनाज वो क्या था? तो वो हो जाएगा गेहूं और जौ जो था मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग किया जाने वाला अनाज था। क्वेश्चन नंबर 20,
कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो ए में दिया हुआ है रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय। तो रवि कीर्ति कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में एक राजकवि था। क्या था? दरबारी कवि था। तो ये क्या हो जाएगा? ये सही है। उसके बाद भवभूति जो है कन्नौज के यशोवर्मन के शासनकाल में क्या थे? उसके दरबार में एक ये भी दरबारी कवि हुआ करते थे। ठीक है। उसी तरह दंडी भी जो था नरसिंह वर्मन के शासनकाल में दरबारी राज कवि था। ठीक है। लेकिन हरिसेन जो था, हरिसेन हर्ष के राज दरबार में नहीं हुआ करते थे। हरिसेन जो थे वो हर्ष के दरबार में जो है राजकवि नहीं थे। तो ये सुमेलित नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो काव्य शैली का जो है प्राचीनतम नमूना रुद्र दमन के अभिलेख में मिलता है। किसके अभिलेख में मिलता है? तो रुद्र दमन के अभिलेख में काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पोडू के नाम से द पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, जिसको कि लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडू के नाम से द पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अरिकमेडु। क्या हो जाएगा? अरिकमेडु। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, ताम्रशय या फिर ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ताम्रशय या फिर ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो उस समय जो है ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को जो है उत्तर से दक्षिण की ओर करके दफनाते थे। किस तरह? उत्तर से दक्षिण की ओर रख करके उसको दफनाया करते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो है गुफाओं के शैल चित्र के रूप में प्रसिद्ध है। भीमबेटका जो है गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे कि भीमबेटका की गुफा कहाँ पे स्थित है, तो ये याद रखिएगा, भीमबेटका की गुफा जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, सुमेलित कीजिए। एक में दिया हुआ है रामेश्वरम, फिर दिया हुआ है द्वारिका, फिर दिया है सारनाथ, उसके बाद दिया है महाकाल मंदिर। तो रामेश्वर कहाँ पे स्थित है? तो रामेश्वर हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित। द्वारिका कहाँ पे स्थित है? तो द्वारिका जो है ये हो जाएगा गुजरात में स्थित। सारनाथ कहाँ पे स्थित है? तो सारनाथ हो जाएगा उत्तर प्रदेश में स्थित है। और महाकाल मंदिर कहाँ है? तो उज्जैन मध्य प्रदेश में। कहाँ है? उज्जैन मध्य प्रदेश में। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 26, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो भारतवर्ष के लिए जो है इंडिया का सर्वप्रथम प्रयोग हेरोडोटस ने किया था। किसने किया था? हेरोडोटस के द्वारा ही सर्वप्रथम भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो क्रो-मैग्नन मानव को ही नवीनतम समझा जाता है, सबसे नवीनतम समझा जाता है। यानी कि मानव जाति का सबसे नवीनतम जो पूर्वज था वो कौन था? क्रो-मैग्नन मानव था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? इतिहास के पिता की पदवी जो है सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो इतिहास के पिता किसको कहा जाता है? तो इतिहास का पिता जो है वो हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को ही इतिहास का पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? तो प्राचीन जो नगर है तक्षशिला, जो कि शिक्षा के लिए विश्व प्रसिद्ध था,
वो किसके बीच में स्थित है? तो वो हो जाएगा सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में। सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में प्राचीन नगर तक्षशिला स्थित था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो ये किया गया था चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स विल्किंस के द्वारा ही सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सहगौरा ताम्रपत्र। क्या हो जाएगा? सहगौरा ताम्रपत्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में निम्नलिखित के आने का सही काल अनुक्रम क्या है? भारत में निम्नलिखित के आने का सही कला अनुक्रम क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या आया था? तो सबसे पहले हो जाएगा नगर संस्कृति। क्या हो जाएगा? सबसे पहले हो जाएगा नगर संस्कृति। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद हो जाएगा लोहे का हल। उसके बाद हो जाएगा आहत मुद्रा या फिर चांदी के सिक्के, और बाद में हो जाएगा सोने के सिक्के। क्या हो जाएगा? 4 3 2 1। क्या हो जाएगा? 4 3 2 1। 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो खरोष्टी लिपि जो है वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? ये क्या हो जाएगा? मणिग्राम जो है वो प्राचीन भारत में व्यापारियों का क्या था? एक निगम था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख का शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 600 ईसा पूर्व। क्या हो जाएगा? 600 ईसा पूर्व हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया हुआ है राज्य, सूची 2 में दिया हुआ है राजधानी। ठीक है। तो चेर की राजधानी हो जाएगी करियूर या फिर वांजी। ठीक है। चोल की राजधानी कहाँ थी? तो चोल की राजधानी पुहर या फिर कावेरी पट्टनम एवं उरैयूर। क्या हो जाएगा? पुहर या फिर कावेरी पट्टनम एवं उरैयूर। पांड की राजधानी कहाँ थी? तो पांड की राजधानी थी कोकई एवं मदुरई। कहाँ थी? कोकई एवं मदुरई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो यह था विशाख दत्त। विशाख दत्त के द्वारा ही मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 39, बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? ये कर्मवाद का सिद्धांत जो है तीनों में कॉमन है। क्या है? कर्मवाद का सिद्धांत जो है बौद्ध धर्म, जैन धर्म एवं ब्राह्मण धर्मों में जो है धारणा जो है एक जैसी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, बिहार महान धार्मिक केंद्र था। बिहार महान धार्मिक केंद्र था। किसका महान धार्मिक केंद्र था? सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्धों के लिए या फिर इन सभी के लिए? क्या हो जाएगा? इन सभी के लिए जो है बिहार महान धार्मिक केंद्र था। सिखों के लिए, क्योंकि सिखों के जो गुरु थे गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था बिहार के पटना साहिब में। जैन के लिए महावीर स्वामी कहाँ से संबंधित थे?
तो ये हो जाएंगे पावापुरी। ठीक है, पावापुरी कहाँ है? तो राजगीर में, ये भी बिहार में स्थित है। और बौद्धों के लिए आपको पता ही है कि बोध गया इसके लिए प्रसिद्ध है, बौद्ध धर्मों के लिए। तो सिखों के लिए भी हो जाएगा, जैनों के लिए भी हो जाएगा, बौद्धों के लिए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन सभी के लिए जो है बिहार महान धार्मिक केंद्र रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ क्या है? गीता है, ये सही है। मुस्लिम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ क्या है? तो कुरान, ये भी सही है। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? धम्मपद, ये भी सही है। जैन धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ बाइबिल, बाइबिल नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा? आगम होगा। क्या होगा? आगम जो है वो जैन धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो क्या हो जाएगा? कर्पूर मंजरी जो है वो हर्ष के द्वारा लिखी गई नहीं है। बाकी मालविका अग्निमित्र ये कालिदास के द्वारा लिखी गई है, ये सही है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है, ये भी सही है। और सौंदरानंद जो है वो अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है, ये भी सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कर्पूरी मंजरी जो है वो हर्ष के द्वारा लिखी गई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था। तो मानव द्वारा जो सर्वप्रथम प्रयोग किया जाने वाला धातु था वो कौन था? तो हो जाएगा तांबा। तो मानव के द्वारा सबसे पहले जो प्रयोग किया गया धातु था वो तांबा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? एक में दिया हुआ है कि प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल्य औजारों का उपयोग आम था। प्रथम शताब्दी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल्य औजारों का उपयोग जो है आम था, ये सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोला है कि तीसरी शताब्दी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा कि तीसरी शताब्दी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि 5वीं शताब्दी ईस्वी में कौन के जिया या फिर साइन का सिद्धांत ज्ञात था? तो ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद 7वीं शताब्दी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। तो ये भी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 3 और 4 क्या हो जाएगा? 1 3 और 4 ये सही होगा। और बाकी ये जो है ये 2 नंबर ये सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, प्राचीन भारत में योद्धे कौन थे? प्राचीन भारत में योद्धे कौन थे? तो प्राचीन भारत में जो है योद्धे क्या थे? एक गणतंत्रात्मक जनजाति थे। कौन थे? एक गणतंत्रात्मक जनजाति थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल्ल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल्ल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तो ये जो प्रसिद्ध थे ये क्यों प्रसिद्ध थे? ये जो थे एक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध थे। ये तीनों जो है एक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध थे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था और इसी क्वेश्चन के साथ जो है आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। और इस वीडियो के साथ जो है इस चैप्टर के साथ आपका प्राचीन भारत का इतिहास भी कंप्लीट होता है। अब आगे के वीडियो में हम लोग मध्यकालीन इतिहास को पढ़ेंगे और मध्यकालीन इतिहास में जितने भी चैप्टर हैं एक एक चैप्टर को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।